हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो डायरेक्टली हमारे जो सिलेबस है उससे पूरी तरह से रिलेटेड नहीं है। लेकिन हमारी बुक में कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बॉक्सेस दिए होते हैं जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी होती है और हमारा जो दुनिया को देखने का नजरिया है वो थोड़ा परिष्कृत हो जाता है, थोड़ा और अच्छा हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं इस तरह के वीडियोस, क्योंकि ये जो रियल लाइफ है, रियल वर्ल्ड है, उसमें हमें थोड़ा थोड़ा एक स्नीक पीक देते हैं। ठीक है, तो 3 बॉक्सेस हैं, 2 का भी लिखा हुआ है, तीसरा लिखकर के डिस्कस करूंगा। पहला है थाने के बारे में जानकारी दे रखी है कि जो थाने है उसने वहां की नगर पालिका ने काफी अच्छा काम किया था सौर ऊर्जा को लेकर के। और पहले ऐसा माना जाता था कि सौर ऊर्जा का प्रयोग करना बहुत ही मुश्किल है, मास स्केल पे करना बहुत मुश्किल है। शौकिया कर सकते हो, शौकिया समझते हैं कि शौक शौक में थोड़ा सा कि हम यहाँ सोलर पावर यूज कर रहे हैं, इस तरह की चीजें कर सकते हो। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि बहुत महंगा पड़ता था। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करते 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 क्या हो गया है, आपको जानकर के खुशी होगी। अभी हमारे यहाँ पर एक भाडला नाम की जगह है राजस्थान में, जहां पर बहुत ही बड़ा सोलर पावर प्लांट है, बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट है। और एक अभी दूसरा टुमकुर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है कर्नाटका में, वहां पर भी पावर प्लांट खुला हुआ है। तो ये 2000 कुछ 245 मेगावाट जो दूसरा प्लांट है, वो भी 2000 से ज्यादा मेगावाट का प्लांट है। इतनी कैपेसिटी है उनकी जनरेट करने की। ठीक है, अब ये एक तरह से दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स हमारे देश में बन रहे हैं अभी। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो पावर प्लांट्स में बिजली बनाने का जो दर आई है ना, वो आई है लगभग लगभग कितनी, 2.44 रुपीज पर यूनिट। इतना सस्ता का इन्होंने बिड किया हुआ है। और जो दूसरी जगह है यहाँ पर, अभी एक रीवा में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी थोड़े दिन पहले उद्घाटन किया है, तो वो करीब 750 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट निकल करके आया। कितने का है वो? 750 का, 750 मेगावाट। और इसमें आप ये समझ लीजिए कि 2 रुपए 97 पैसे की हमारी पर यूनिट की बिड की गई थी। तो बहुत ही सस्ता हो गया। सस्ता कैसे हो गया है? जो हमारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो सबसे ज्यादा है भारत में, जो बिजली बनाने में सबसे ज्यादा उन्हीं का उपयोग होता है, वहां पर 3 रुपए से ऊपर। अभी एक स्टडी की गई थी 660 मेगावाट प्लांट का, तो उसमें जो कॉस्ट निकल करके आई थी यूनिट की, वो आई थी 3 रुपए से ज्यादा, 3 रुपए 6-7 पैसे ऐसा कुछ था। तो उससे भी सस्ता हम लोग फोटोवोल्टाइक से करने लगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है और इस दिशा में भारत काफी तेजी से बढ़ रहा है। मैं बता क्या रहा था कि उस समय पर जब थाने ने स्टार्ट किया तो ये सोचना बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने बोला कि पानी गर्म करना है, स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, रास्ते में आप चल रहे होते तो अंधेरा ना रहे, उसके लिए लगा दी जाती है। साथ में रात में दिखना भी मुश्किल होता है, तो एक्सीडेंट वगैरह ना, उसके लिए भी बहुत जरूरी होता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी होता है। तो उन स्ट्रीट लाइट्स को भी सोलर पावर से ये लोग प्रकाशमान कर रहे हैं, उसको लाइट कर दे रहे हैं। और साथ में जो विज्ञापन की होर्डिंग्स होती है ना, एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स आपने देखा होगा, उनको भी लाइट इसी से मिल रही है। तो ये जो है ना, पानी गर्म करना और स्ट्रीट लाइट्स और विज्ञापन होर्डिंग्स, इनको प्रकाशमान करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? सौर ऊर्जा का। और साथ में जितनी भी नई बिल्डिंग्स बन करके आएंगी, उन सभी में पानी गर्म करने के लिए नेसेसरली, आवश्यक रूप से सौर ऊर्जा का ही प्रयोग होगा। ये भी जो सिस्टम होता है एक लगा रहता है, छतों पर लगा रहता है, आपको फोटो दिखा दूंगा स्क्रीन पर। उससे क्या होता है, पानी गर्म करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसमें काफी अच्छा काम किया थाने ने। थाने मुंबई के पास में ही है। अब तो मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर ही आ जाता है। और भारत की जो पहली रेल चली थी वो भी मुंबई से थाने के बीच चली थी, तो वही वाला थाने। तो एक तो ये स्टडी दे रखी थी। दूसरा दे रखा था, हम लोगों ने बात की थी पिछले वीडियो में, कि प्राइवेटाइजेशन का हमें कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिला, मिला जुला परिणाम मिला। लेकिन बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं, एनसीईआरटी में देखिए कई चीजें ऐसी होती है कि इतना कम मेंशन करते हैं कभी कभी कि आपको एग्जैक्ट पिक्चर क्या वो दिख नहीं रहा होता है। तो दिल्ली वाले केस को हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे। दिल्ली में क्या हुआ था, 4 बार तो यहाँ पर कौन उत्तरदायी है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और साथ में पहले जनरेशन को भी अलग नहीं किया गया था। तो 3 चीजें होती है, एक होता है जनरेशन, उस दूसरा होता है ट्रांसमिशन, तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने जनरेट किया यानी कि बिजली पैदा की, ट्रांसमिशन मतलब आपने संचारण किया, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब आपने बांट दिया, वितरण किया। तो तीनों पहले एक ही बॉडी काम किया करती थी, फिर उसको धीरे धीरे अलग किया गया। तो हुआ क्या था, 1951 में दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये नाम था। उसके बाद 1958 में नई बॉडी बनाई गई कि इसको जिम्मेदारी देते हैं, वो था DESU। क्या था? दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग। इसको हिंदी में बोलते थे दिल्ली विद्युत आपूर्ति निगम। और फिर 1997 में, यानी कि लगभग वो 40 साल बाद, एक नई बॉडी लेकर के आए जिसको हम लोगों ने बोला DVB, दिल्ली विद्युत बोर्ड। ठीक, अब क्या हुआ, इसी को 6 कंपनियों में तोड़ दिया गया था। ठीक है, अनबंडल किया गया, जिसमें से एक इसकी होल्डिंग कंपनी रह गई, बाकी प्राइवेट कंपनीज को भी क्या दे दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था। किसको? प्राइवेट कंपनीज को। अब उन प्राइवेट कंपनीज में 2 मदर कंपनीज जो आती है, वो आती है रिलायंस एनर्जी लिमिटेड और दूसरी आती है टाटा पावर लिमिटेड। तो टाटा पावर लिमिटेड के पास
नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड नाम की एक कंपनी बना दी जो नॉर्थ दिल्ली में बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और साथ में ये दो जो कंपनीज थी वो रिलायंस एनर्जी लिमिटेड के अंदर आती थी, बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और दूसरा बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड। अब इनसे हुआ क्या, समझ रहे हो, 6 कंपनी में बाकी कंपनी भी हैं, ये 3 जो है वो मेन काम जो डिस्ट्रीब्यूशन काम है मेन वही काम कर रही हैं। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये जो है इनके बाद देखा यह गया कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जो है वो कम हो रहा है। इसको मैंने एक टर्म बताया था आपको, एटी एंड सी लॉस बोलते थे। क्या बोलते थे? एटी एंड सी लॉसेस। आपको जान करके थोड़ा आश्चर्य हो सकता है, लगभग लगभग दिल्ली में 40% से ऊपर रहा करता था, 40 से 50% तक का लॉस हुआ करता था एटी एंड सी लॉसेस, और वो घट करके लगभग लगभग 20% तक आ गए। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बिजली में क्या हुआ है, वास्तव में प्राइवेटाइजेशन का फायदा उस वाले एंड पर हुआ है। लेकिन यहां पर इस तरह की शिकायत आया करती थी कि जो पुरानी स्टेट गवर्नमेंट रही हैं उन्होंने बहुत तेजी से बिजली का बिल बढ़ाते रहे और धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल भी होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वहां पर वो बिल जितना बढ़ाया जाना चाहिए था उससे ज्यादा बढ़ा दिया गया। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा करते थे। तो वहां पर क्या हुआ, एक नई, ये सब केस स्टडीज आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। देखो अभी पूरे देश में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा महंगी बिजली आमतौर पर महाराष्ट्र में है। घरेलू बिजली भी लगभग 9 रुपए के आसपास यूनिट है और इंडस्ट्री में 11 रुपए से भी थोड़ा ऊपर चल रही है। तो 11 रुपए और 9 रुपए। और वही चीज अगर आप दिल्ली में देखोगे तो दिल्ली में क्या है, 200 यूनिट तक जो है वो बिजली फ्री कर रखी है। घरेलू बिजली की बात कर रहे हैं तो 2 होती है घरेलू और एक होता है नॉन डोमेस्टिक, जिसमें हम लोग कॉमर्शियल को भी देख लेते हैं, इंडस्ट्रियल को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो घरेलू बिजली है वो 200 यूनिट तक फ्री कर रखी है और 200 से 400 यूनिट तक 50% पर आप क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। अब ऐसे में बात आ जाती है कि यार इसका मतलब तो दिल्ली सरकार फ्री में सारी चीजें बांट दे रही है। तो वहां पर भी एक चीज निकल करके आती है कि दिल्ली का जो बजट है वो लगभग लगभग 60,000 करोड़ रुपए का बजट था 2019-20 का। ठीक, इसमें से बिजली पर हटा दो, ऊर्जा पर कितना खर्च किया प्रदेश सरकार ने, तो करीब 1790 करोड़ का आया था। कितना आया था? 1790 करोड़। और जो अप्रोक्सीमेटली सब मिला करके पिछले आप 3-4 साल देखोगे तो 3.3% का औसत निकल करके आया है जो ऊर्जा पर खर्च किया है दिल्ली सरकार ने। वही बाकी राज्यों में लगभग लगभग 5.2% खर्च हुआ है, 5% से भी ज्यादा, मैंने 5% प्लस लिखा हुआ है, 5.2% का औसत निकल करके आया है। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि दिल्ली सरकार बिजली पर कम पैसे खर्च कर रही है जबकि फ्री में भी दे पा रही है। फ्री में देने का मतलब क्या हुआ कि वो सब्सिडी दे रही है उन कंपनीज को, जो कंज्यूमर से पैसा मिलना चाहिए था वो दिल्ली सरकार दे रही है। तो इससे हुआ क्या, इससे लगभग लगभग ऐसे 40-45 लाख घर ऐसे हैं जिनको फ्री में बिजली मिल जाती है। खासतौर से सर्दियों में बिजली का बिल कम हो जाता है, लोगों को एयर कंडीशन की जरूरत कम पड़ती है, पंखे भी नहीं चलाते हैं। तो काफी घरेलू जो 70% तक लोग ऐसा बोलते हैं कि घर ऐसे आ जाते हैं जो 400 यूनिट से कम बिजली यूज कर रहे होते हैं, तो सबको सब्सिडी का फायदा मिल रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या इसका फायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके ऊपर एक थोड़ा स्टडी है। तो वही बताती है कि प्राइवेटाइजेशन का पहले फायदा हुआ, दूसरा इस स्कीम से जो इन्होंने इतना फ्री कर दिया है उससे बहुत सारे लोग जो अदरवाइज बिजली का प्रयोग करने से बचते, क्योंकि उनके लिए बाकी और प्राथमिकताएं ज्यादा बड़ी होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामाजिक जो माइंडसेट है उसमें कुछ चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको इग्नोर किया जा रहा होता है क्योंकि वो लग्जरी मानी आती है। तो बिजली को भी कई लोग उस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वो चीज ना हो करके उसका कई लोगों को फायदा भी उस सेंस में मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे बताने की इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देश के अंदर ही इतना ज्यादा डिफरेंस है। एक जगह पर 9 रुपए में पर यूनिट चीज मिल रही, दूसरी जगह पर वही चीज फ्री मिल रही 200 तक। तो मान लीजिए आप महाराष्ट्र में रह रहे हो और 200 यूनिट आपने यूज किया तो आपका बिल आएगा 1800 रुपए, और अगर आप दिल्ली में रह रहे हो 200 यूनिट तक आप यूज कर रहे हो तो आपका बिल आएगा 0 रुपए। तो ये डिस्पैरिटी, इसलिए जब हम लोग विद्युत क्षेत्र की समस्याओं की बात कर रहे हैं तो पूरे देश को एक जैसे नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा अंतर है, अलग अलग पॉकेट्स हैं, समझ रहे हैं। तो और समस्या क्या होती है कि हम उतना डिटेल में तो पढ़ नहीं रहे अपने चैप्टर्स, लेकिन फिर भी आपको ये क्या समझना है यहाँ पर कि दिल्ली में बहुत सारी चीजों को करने की कोशिश की गई जिसमें कई बार उतना अच्छा परिणाम सोचा गया, तो उतना जितना तेजी से सोचा गया तो उतना अच्छा परिणाम नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें दिखता है कि आया। और एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि निजीकरण का उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बट आप एटी&सी लॉसेस के बारे में देखेंगे कई बार कितनी ज्यादा एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, तो वहां पर हमें दिखता है कि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन का फायदा हुआ है। अच्छा, और क्या बात है, और इसी में दिल्ली में किया क्या गया, जो मॉडल है ऐसा ही मॉडल उड़ीसा में भी चलाया गया था, वो फेल रहा और दिल्ली में सक्सेसफुल रहा। तो दिल्ली में किया क्या गया है कि दिल्ली में एक डीईआरसी नाम की बॉडी है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, कि कितनी दर रहेगी, कितने पे आप बिजली बेच पाओगे। ये प्राइवेट कंपनीज नहीं डिसाइड करती, प्राइवेट कंपनीज का काम है आपको बिजली लोगों तक पहुंचाना और उनसे पैसे लेकर के आना, ठीक। लेकिन कितने दर पर बेची जाएगी और बाकी जो चीजें हैं जिनका नियंत्रण किया जाना है, तो वो कौन करता है, वो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन करता है। और इसमें जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहता है। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने जो कुछ कुछ केसेस थे उनको देखा। अब एक और केस था उजाला स्कीम को, उसको भी देख लेते हैं।
हमारे किताब में जो तीसरा बॉक्स दे रखा है विद्युत समस्याओं से रिलेटेड, उसमें समस्या तो नहीं है, ये एक एडिशनल जानकारी है जिसमें ऊर्जा बचत की बात की गई है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, ऐसा समझ लीजिए कि अलग अलग तरह की वस्तुओं को हम लोग प्रयोग करते हैं अपने यहाँ रोशनी करने के लिए। वस्तुओं का मतलब है अलग अलग तरह के, एक तरह से समझ लीजिए मशीन्स हैं, ठीक है, मशीन भी बोला जा सकता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, सबसे सही शब्द है। CFL आप ले लो और यहाँ पर आप ले लो LED। अगर आपका 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, वाट ऊर्जा प्रति घंटे कितनी खर्च हो रही है उसको नापने की एक इकाई होती है। अब उसी के बराबर आपको 20 वाट की CFL से उतनी रोशनी मिल जाएगी। और अगर LED है तो वो सिर्फ 10 वाट की LED भी आपको उतनी रोशनी दे देगी जितना कि 100 वाट का बल्ब दे रहा होगा। यानी कि एक बल्ब जितने में आप लगा पा रहे थे उतने में आप 10 LED जला सकते हो, तो 10 गुना ज्यादा आपको रोशनी मिल जाएगी, ठीक है। जो एक कमरे में आप लगा पा रहे थे वो 10 कमरे को आप उतनी रोशनी से रोशन कर सकते हो। तो हुआ क्या, ये बात सबको पता है, सरकार को भी पता है। अब बल्ब को प्रयोग करने का क्यों प्रयोग करते हैं हम लोग? रोशनी के लिए करते हैं, है ना। आमतौर पर तो यही होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पानी पूरी बोलते हैं, पानी के बताशे बोलते हैं, गोलगप्पे बोलते हैं, उसकी कुछ दुकानें होती है जिसमें बरसात के समय पर वो सीढ़ने लग जाते हैं, तो वो अपने कंटेनर में अंदर ही एक बल्ब लगा देते हैं और उस बल्ब से थोड़ी गर्मी मिलती रहती है, तो वो सीढ़न खत्म होती रहती है। लेकिन बल्ब को प्रयोग करने का वो कोई स्टैंडर्ड उपयोग तो है नहीं, वो एक जुगाड़ है, इंडियन जुगाड़, जो बहुत अच्छी चीज है, वहां पर यूज कर लेते हैं। अदरवाइज रोशनी के लिए आप देखिए कि 5 CFL आप लगा सकते हो उतनी ही बिजली में जितने में आप एक बल्ब लगा रहे थे, और 10 LED लगा सकते हो, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो इसी वजह से, अच्छा CFL का फुल फॉर्म क्या होता है? हम लोग CFL और LED बहुत सुनते रहते हैं, तो CFL को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स। क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स। और LED होता है लाइट एमिटिंग डायोड। डायोड क्या होता है? ये फिजिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके, है ना। नहीं तो मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा या सौरभ सर पढ़ाएंगे तो वहां पर बात करेंगे। अच्छा, तो अब क्या हो गया, बल्ब से CFL और LED। तो LED हमारे लिए बहुत एफिशिएंट होती है। और आप ऐसे सोचिए कि अगर 10 लाख बल्ब हैं और 10 लाख इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन का तार होता है, वो फिलामेंट रहता है, और उसको जब एक टेम्परेचर से ऊपर पहुंचता है तो वो बहुत रोशनी करता है, और उसी से हमें रोशनी आती है। तो वहां पर हीट बहुत ज्यादा कन्वर्ट हो रही होती है और इसीलिए काफी ऊर्जा का ह्रास हो जाता है हीट में। अच्छा, तो 10 लाख बल्ब को अगर आप 10 लाख CFL से बदल देते हो तो करीब करीब 400 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है, ठीक है। इसलिए सरकार ने पहले एक योजना चलती थी, बचत लैंप योजना। क्या चलती थी? बचत लैंप योजना। उसको रिप्लेस कर दिया 2015 में और एक नई योजना लेकर के आ गए जिसका नाम था उजाला। उजाला का फुल फॉर्म क्या होता है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मतलब जो सस्ता हो, जिसको लोग खरीद पाए। लैंप्स, अफोर्डेबल लैंप्स हैं फॉर ऑल। तो यहां से क्या ले लिया? उन्नत से यू ले लिया, यहां से जे ले लिया, यहां से ए ले लिया, यहां से एल ले लिया और यहां से भी ए ले लिया, तो UJALA उजाला बन गया। उजाला से क्या हो गया, ये जब से मोदी सरकार आई है तब से इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कीम के नाम रखे हैं जो हिंदी एक्रोनिम्स बनाते हैं। तो यहाँ पर इस स्कीम का नाम क्या था? उजाला। अच्छा, अब इसमें उद्देश्य ये था कि हम 200 मिलियन बल्ब्स की जगह LEDs लगा देंगे। कितने की जगह? 200 मिलियन। यहाँ पर मिलियन का मतलब समझते हैं कितना होता है? 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो 200 मिलियन का मतलब क्या हुआ? 200 गुणे 10 लाख, ठीक है। तो यानी कि 20 करोड़ बल्ब को हमें हटा देना। 20 करोड़ बल्ब की जगह हम क्या लगा देंगे? LEDs लगा देंगे। ये इनका उद्देश्य था, काफी तक इंप्लीमेंट हो गया। क्यों? इसमें एक हमारे यहाँ बॉडी है EESL, एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड। क्या बोला मैंने? एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड। इस पे हेड कर रही थी, इसको इंप्लीमेंट करने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और साथ में ही डिस्कॉम्स आ गए थे। डिस्कॉम्स किसको बोलते हैं हम लोग? जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपने यहाँ पर डिस्कॉम्स, ठीक है। वैसे इसको ऐसे लिखना चाहिए एक्रोनिम में, क्योंकि डिस्कॉम, ठीक। जो भी एक्रोनिम होते हैं ना उनको हम लोग कैप्स में ही लिखते हैं। तो डिस्कॉम्स का मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो इन लोगों ने मिलकर के इसको काफी अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया। अब इससे हुआ क्या? इससे होने वाला जो फायदा है ना वो ये था कि लगभग 5905 मेगावाट पावर जनरेशन को हम कम कर सकते हैं। मतलब इतना पावर जनरेशन कैपेसिटी कम भी होगी, इतना पावर जनरेट नहीं कर रहे होंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। 5905 मेगावाट। और 5905 मेगावाट कितना हुआ ऐसे सोचो। तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप ये समझ लीजिए कि अगर एक आम परिवार अपने घर में बल्ब्स को हटा करके LEDs का प्रयोग करता है तो वो सालाना 1 साल में लगभग 4000 रुपए की बचत कर सकता है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे लोगों को लगाना चाहिए LED। दूसरे तरीके से आप देखोगे तो दिल्ली में जो पीक डिमांड होती है बिजली की, पीक पूरे साल में जो अधिकतम जिस समय पर आवश्यकता होती है, देखिए जैसे दोपहर का समय 3 बजे का, तो सारे लोग के घर में AC चल रहे हैं,
तो ऐसे कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जहां पर डिमांड बहुत ज्यादा होती है, कुछ ऐसा टाइम होता है दिन में जब कम होती है। तो पूरे साल में भी कौन सा समय, तो गर्मी के महीने होते हैं जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा होती है। तो उस समय पर भी जो पीक डिमांड होती है वो लगभग लगभग 7500 मेगावाट तक पहुंच पाती है। कितना? 7500 मेगावाट। और लगभग लगभग उतनी ही बिजली जो पूरे दिल्ली को अपने मैक्सिमम टाइम पर चाहिए होती है, लगभग लगभग उतनी बिजली की क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। उतनी क्षमता नहीं होगी तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो ये भी एक बॉक्स था, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी। तो इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब अपने चैप्टर को आगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, कौन सी समस्या है, क्या रिलेटेड जो भी उसमें एस्पेक्ट्स हैं उन सारे को देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।